बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन गई। मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली की जानिब से जारी किया गया, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम लागू हो चुकी। 26वीं आईनी तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा के दिलचस्प रिमार्क्स भी इस पर सामने आए। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम से मुतालिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल कहां है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब तो सारी मसरूफियात खत्म हो चुकी होंगी, क्या यह केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वो भी पार्लियामेंट में मौजूद थे। बज़ाहिर वो सामने नहीं आए लेकिन उनको भी वहां पे लाया गया। लेकिन इस हवाले से जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं उनका जो तरदीदी वीडियो बयान है वो भी सामने आया। आईनी तरमीम के हवाले से मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी का वीडियो बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने वालिद के कहने पर रूपोशी इख्तियार की, असम्बली में मौजूदगी की गलत खबरों की तरदीद करता हूं। मेरा कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात है, मैं करीब से भी नहीं गुजरा। पीटीआई फैमिली को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं इस तरमीम का हिस्सा नहीं बना। मुझ पर तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके। मुझे जदोकोब किया गया, मेरी बीवी को भी अगवा किया गया, लेकिन मैं पार्टी पॉलिसी और पीटीआई के साथ खड़ा हूं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट हामिद खान साहब जो है उन्होंने 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि आईनी तरमीम की मंजूरी से आइन की धज्जियां उड़ रही हैं। आइन और अदलिया के तहफ्फुज के लिए वकील हर अव्वल दस्ता होते हैं। आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को मर्जी के जजेस लगाने का इख्तियार मिल चुका। मिसाक जमहूरियत का मौजूदा दौर से कोई ताल्लुक नहीं। यह सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं, सबको सड़कों पर निकलना होगा। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, किस तरह से देखते हैं आईनी तरमीम? हुकूमत वक्त जो है वो दावे भी करते नजर आ रहे थे, लेकिन आईनी तरमीम जो है उसको कामयाब करवाने में हुकूमत वक्त कामयाब हो चुकी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है ये इसको आईनी तरमीम नहीं, आप आर्मी तरमीम कहें। जिस तरह दोस्त, चादरी, बदमाशी, बेईमानी, लोगों को उठाया जाना, किसी की बीवी को उठाना, किसी की बहू को उठाना, किसी की बेटी को उठाना और किसी के बच्चे को तशद्दुद करना और किसी को अगवा करके आकर के वोट डलवाना, ये किसी लिहाज से न ये आईनी है, न अखलाकी है, न कानूनी है, न इसकी कोई अदरवाइज हैसियत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह लोटाक्रेसी के जरिए काजी फाइल शाह ने सहूलतकारी की है, ये भी तारीख में स्याह-तरीन अल्फाज में उनके फैसले याद रखे जाएंगे। और लेकिन इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे। हम इसको अदालतों में भी चैलेंज करेंगे, हम इसको सड़कों में भी चैलेंज करेंगे, हम इसको अदलिया तहरीक के हवाले से भी चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको खत्म करा के फिर दम देंगे। और असल मुनसब जब आएंगे तो तभी इस इंसाफ का निजाम दुरुस्त संत में चलेगा। वरना आज जमहूरियत ये दफन कर चुके हैं, कानून और आइन की पामाली हो चुकी है और उसके साथ साथ जिस तरीके से ये निजाम इंसाफ पे हमला आवर हुए हैं, ये इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा शुएब साहब, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक लोग जो इसमें वहाँ पे असम्बली में पहुंचे, पार्लियामेंट में इसमें दोनों हाउसेस में हमने देखा, उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या अब रद्द-ए-अमल होगा? क्या उसके हवाले से प्लान तश्कील दिया गया?
देखिए जी, हम उनको शोकॉज नोटिस देंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो कानून हमें हक देता है। इस तरह उन्होंने इमरान खान के साथ वोट, इमरान खान के नाम पे वोट लेके जो गद्दारी की है और जिस अंदाज से उन्होंने बेईमानी की है, और मैं नहीं समझता कि वो अपने हल्कों में जाने के काबिल होंगे, इसलिए कि उनका वर्कर्स सोशल बाइकआउट करेंगे। और आपने देखा था कि जो नोटे बने थे 2022 में, आज उनका अंजाम देखें, उनमें से एक भी बंदा ना असेंबली में है, ना उनकी कोई वक़्त है, ना मुआशरे में कोई रिस्पेक्ट है। इस तरह जिसने भी गद्दारी की है वो अपने नताइज भुगतेगा। अच्छा शुएब साहब, जिस तरह से वीडियो बयान सामने आया ज़ैन कुरैशी साहब का, लेकिन ज़राए के मुताबिक उनको भी वहां पे लाया गया, लेकिन उनका वोट जो है उसको इस्तेमाल तो नहीं किया गया। तो जिन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन ज़राए से खबर ये आ रही है कि जिन लोगों को लाया गया उन लोगों को भी शोकाज दिया जाएगा, या फिर जिन्होंने वोट दिया बस उनको शोकाज दिया जाएगा? नहीं, जिन्होंने वोट दिया उनको भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिया और अगर लाए गए हैं तो उनको भी शोकाज नोटिस होगा। ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले बराबर की है। ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से पार्टी में कोई तस्दीक है इस हवाले से कि ज़ैन कुरैशी साहब वहां पे मौजूद थे? देखें, अभी तक तो मेरे जाती नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शाह कुरैशी साहब का बड़ा नाम है और उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पिछले 1.5 साल से पाबंद सलासल है, इमरान खान के साथ खड़ा है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका ज़ैन कुरैशी का राब्ता मुनक़ते कर देना और सुबह 4-5 बजे अपना वीडियो पैगाम जारी करना, जिस वक्त आईनी तरमीम हो चुकी थी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, उसने खुद मशकूक कर दिया है अपने केस को। अगर तो वो फर्ज करो किसी की कस्टडी में थे तो फिर ठीक है, वो वीडियो बयान जारी ना कर सकते करते, उनके पास मोबाइल तो फिर नहीं था। और अगर उनको मोबाइल मिल गया और उसने वीडियो बयान जारी किया, और तो फिर इस दौरान राब्ते में क्यों नहीं थे? फिर तीसरी बात यह है कि अगर वो वाकई के बाद में उनको छोड़ा गया तो फिर वो बताता कि मैं किसकी कस्टडी में था और कौन उसको उठा के ले गया था, और वो फिर बताता कि आज अभी मैं फ्री हुआ हूँ इसलिए मैं राब्ता कर रहा हूँ। तो उसको ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन उसकी स्टेटमेंट में नहीं है। सिंपल ऐसी स्टेटमेंट बयान की जारी देना, नहीं जनाब मैं गद्दारी नहीं करूंगा अपने लीडर के साथ, मैं बात करूंगा, तो आज तक 5 दिन से क्यों राब्ते में नहीं थे? तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन जो आ चुकी है उससे मैं ये समझता हूँ कि ये काबिल मशकूक चीजें हैं जो किसी लिहाज से काबिल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा शुएब साहब, दूसरी बात ये इसमें ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातों का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी रहा, जिसपे इत्तफाक़ राय भी होता हुआ नजर आया। बैरिस्टर गोहर साहब भी इस बात की तस्दीक करते रहे, आप भी इस बात की तस्दीक करते रहे कि कुछ हद तक इत्तफाक हो रहा है और मजीद वक्त दरकार है। अगर देखा जाए तो 1 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस नुक्ते पे आके जो है वो इत्तफाक ना कर पाई? देखिए, इनमें से जो ये तरमीमें हुई ड्राफ्ट से, इनमें से किसी एक तरमीम के ऊपर भी हमारा इत्तेफाक नहीं था। ठीक है, हम इत्तेफाक का सोच सकते थे जो इन्होंने पहली एक तरमीम शो की थी, जिसमें ये था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल 5 या 7 होंगे उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। उस हद तक अगर कोई तरमीम होती तो उस पर हम सोच सकते थे कि हम इत्तेफाक करते, लेकिन बाकी किसी भी तरमीम के ऊपर ना हमारा इत्तेफाक था, ना हमने उसमें कोई कॉन्सेंट दी थी, और हमने बल्कि वाज़ेह तौर पर कहा था कि ऐसी किसी भी गैर आईनी तरमीम का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और स्पेशली इन सर्कमस्टांसेस में जब हमारे बंदे उठाए जा रहे थे, तशद्दुद हो रहा था और उनको रिश्वतें पेश की जा रही थी, तो इस सिचुएशन में किसी लिहाज से हम उसको इस काबिल नहीं समझते थे तो हमारा हिस्सा हो और या हम उन पर एग्री करें। अच्छा शुएब साहब, दूसरा ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उन्होंने अगर वहाँ पे सपोर्ट किया या फिर सपोर्ट करते हुए नजर आए, वोट नहीं उन्होंने दिया लेकिन वो मौजूद थे वहाँ पे, उनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा, उनके पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अगर वो काबिल कबूल नहीं है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कैसे काबिल कबूल है? JUIF ने तो वोटिंग की है इस तरमीम में। हमने तो मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। मैंने तो कल की मेरी ट्वीट उठाए इस हवाले से, मैंने तो बिल्कुल इसके ऊपर लिखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस गैर आईनी तरमीम का हिस्सा हुए हैं, तो अगर वो ना होते तो कम से कम ये तरमीम नहीं हो सकती थी।
खा वो सेनेट हो, खा वो नेशनल असेंबली हो। तो मैंने उनको लिखा है कि लेकिन सर इसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान साहब कहते हैं कि उनसे हमारा कोई गिला नहीं है, उनके साथ मामलात अच्छे रहेंगे, उनके किरदार को सराहते भी हैं, उनके साथ अच्छा ताल्लुक जो है वो बरकरार रहेगा। ये गौर साहब का जाती राय हो सकती है, ये जाती राय गौहर साहब की हो सकती है, पार्टी की राय इसमें शामिल नहीं है। जी जी ठीक है। अच्छा शुएब साहब, दूसरा इसमें आखिर से आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं खान साहब, उनके हवाले से कहा गया कि इसमें वोटिंग नहीं करेंगे, और मजीद इसके हवाले से क्या अब तक का लाहे अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब से तहरीक का आगाज करने जा रही है, और इसमें जमात इस्लामी की जानिब से भी कहा गया है कि हम आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, तो और दीगर कौन सी सियासी जमातें मजीद जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ लेके चलेगी? देखिए ये हमारा 6 जमाती इत्तेहाद तो ऑलरेडी है, लेकिन जो कुछ इन्होंने ये किया है हम इसको ज़ाहिर सपोर्ट नहीं करते। हम इसको कानूनी तौर पर भी चैलेंज करेंगे, आईनी तौर पर भी इसको चैलेंज करेंगे, और हम ये समझते हैं कि उसके अलावा भी जो कुछ मुमकिन है हम उस पर प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यह कहा गया कि जो लोग वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौजूद थे और जिन्होंने वोट कास्ट किया इस तरमीम में, उनको शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। जैन कुरैशी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 रोज से उनके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा था, अगर वो किसी कस्टडी में थे तो फिर उनका वीडियो बयान कैसे आ गया? वीडियो बयान उस वक्त आता है जब तरमीम पास हो जाती है, तो अगर वो किसी कस्टडी में थे तो उनके पास मोबाइल फोन कैसे अवेलेबल हुआ, और माजी के जो 4-5 रोज हैं उनमें उन्होंने राब्ता पार्टी के साथ क्यों नहीं किया? तो ये एक खुद उन्होंने जो है वो पॉइंट अरेज किया, उनकी जानिब से ये खुद एक शक व शुबात वाला मामला सामने आया। दूसरा उन्होंने कहा कि हम इसको भरपूर तहरीके से जो है वो अदालतों में भी चैलेंज करेंगे, तहरीक का भी आगाज करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से शुएब शाहीन साहब ने कहा कि उन्होंने ये गलत किया है इस तरमीम में वोट देकर। दूसरा उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी का ये राय ये नहीं है कि मौलाना साहब जो हैं उनके किरदार को सराहा जाए या उन्होंने कोई अच्छा कदम किया है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गोहर खान साहब की पर्सनल राय हो सकती है कि उन्होंने पर्सनल राय दी हो कि मौलाना साहब के साथ जो है वो ताल्लुकात का सिलसिला बरकरार रहेगा, लेकिन जिसने भी इसमें वोट दिया है उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके अगेंस्ट ही नजर आएगी, क्योंकि वो काबिले सताइश या काबिले जो है वो तस्दीक ये बात है कि इस पे कोई भी अच्छा अमल नहीं किया है जिस पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि 6 जमातों का हमारा इत्तेहाद मौजूद है, दीगर तमाम सियासी जमातों को भी लेकर साथ चलेंगे जो इस आईनी तरमीम के खिलाफ नजर आएंगे। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे जिसमें शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके हवाले से कहा गया कि जो इनके साथ एक जो नुक्ता था उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तफाक था जिसमें सीनियरिटी बेसिस के हवाले से बात की जा रही थी। दीगर किसी भी निकात पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ मुत्तफिक नहीं थी, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट इसमें तरमीम में नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसमें वोट जिन्होंने दिया वो पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे, उनको शोकास जारी किया जाएगा। जैन कुरैशी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम तर मामला जो है उनको खुद शक में डाला है। जब तरमीम हो गई तो उनका वीडियो बयान सामने आया, उससे पहले वो राब्ता क्यों नहीं कर रहे थे? 3-4 रोज से उनसे राब्ता नहीं हो रहा था। और उसके अलावा जो दीगर लोग जिन्होंने वोट दिया और नहीं दिया, जिनके हवाले से खबरें सामने आई, उन सबको शोकास नोटिस जारी किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ खुरम लतीफ खोसा साहब मौजूद हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। खोसा साहब सबसे पहले तो हुकूमत वक्त जो है 26वीं आईनी तरमीम कामयाब करवाने में कामयाब हुई है, और दावा किया जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। क्या कहना चाहेंगे? आपकी मेहरबानी। वो जो कोई अपने हिसाब से गुड्डू ढूंढ रहे हैं या वो नहीं मिलेंगे उनको।
उनको ये अगर कोई कह रहा है तरमीमों के हवाले से कुछ मिल गया, बिल्कुल नहीं मिला। वो एक हुकूमत के मोहताज हैं जो अगली आएगी, ये भी उसमें बिखर जाएंगे। और इनके बारे में कोई ऐसी बात सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा खोसा साहब, इसमें क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसमें लोग शामिल हुए, वोट कास्ट किया, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के मुखालिफ वोट कास्ट किया वो तो ये समझे कि वो दुनिया में ही नहीं है। तहरीक इंसाफ गालिबन जिन्ना साहब के बाद और उनकी फातिमा जिन्ना बहन के बाद पाकिस्तान एक और मोड में बना, जहां पे वो अलीमा जो हमारी बहन है और बाकी सबका उनका ख्याल करता है। ये वक्त बताएगा खुद। अच्छा खोसा साहब, एक चीज और इसमें आपसे जानना चाहूंगा कि जैन कुरैशी साहब जो हैं उनका तरदीदी वीडियो बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं था, मैं वहां पे गया ही नहीं, लेकिन वो राब्ते में नहीं रहे पार्टी के साथ। उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के साथ रहे हो और अल्लाह ताला उनको और इस्तिकामत दे। अच्छा खोसा साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ये जिस तरह से तरमीम की गई है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक का ऐलान कर रही है। हामिद खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया। माजी में हमने देखा सरदार लतीफ खोसा साहब ने हर वकला तहरीक में सरे फहरिस्त नजर आए। तो अब किस तरह से वकला तहरीक का आगाज होने जा रहा है? इंशाल्लाह ये चलेगी और ये पाकिस्तान को वापस अपने रास्ते पे लेके आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुरम लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के खिलाफ वोट दिया है, वो बिल्कुल उनका जो है वो करियर खत्म समझें आप, और ये वक्त साबित करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें जिस तरह से माजी में उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जिक्र किया, उन्होंने फातिमा जिन्ना साहबा का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उनके बाद अगर कोई तहरीक और कोई पार्टी जो है वो सही समत में जाती हुई नजर आ रही है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और जैन कुरैशी साहब के उन्होंने हवाले से यही कहा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर साथ हैं तो अल्लाह ताला उनको मजीद इस्तकामत दे कि वो इसी तरीके से हमारे साथ रहें। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आईनी तरमीम वाला मामला जो है वो ज़ेरे बहस है। सदर ममलकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए, गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ अपोजिशन इत्तेहाद में मौजूद जो दीगर सियासी जमातें हैं, जो इस आईनी तरमीम को जो है उन्होंने वोट भी नहीं दिया, 6 जमातें उनके साथ मुंसलिक हैं। उनकी जानिब से यह कहा जा रहा है कि वकला तहरीक भी इसमें चलानी पड़ी वो भी चलेगी, हम इनको जो है वो अदालतों में भी चैलेंज करेंगे। और उनकी जानिब से यह कहा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने वोट दिया है उनको शोकाज नोटिस भी जाएगा, और जिन्होंने वोट नहीं दिया वो रिजर्व्स में उनके साथ मौजूद थे उनको भी शोकाज नोटिस जाएगा, और उनको बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन हवाले से मजीद तफसीलात भी जाने की कोशिश करते हैं। सीनियर माहिर कानून तैयब महमूद जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, किस तरह से देखते हैं हुकूमत वक्त जो है
वो कामयाब हो गई 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास करवाने में? जी बिल्कुल कामयाब हो गई सर। आई होप और crook, they have done it, they made it। जी जी। तो इस पे मैं इस तरह देखता हूँ सर, मैं इस तरह देखता हूँ कि ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत था ना एक तस्वर आजाद अदलिया का, उसका तो उन्होंने मक्कू ठप दिया है। मैं नहीं समझता कि आजाद अदलिया नाम की कोई चीज के बाद बचेगी। When Chief Justice is to be appointed on the advice of the Prime Minister to a parliamentary committee, तो फिर कैसे वो आजाद अदलिया तो ना हुई ना। चीफ साहब को उनके साथ चलना पड़ेगा, स्टेट के साथ। और दूसरा ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी तरफ वो जो बना दी है एक पार्लियामेंट्री कमीशन, वो जजेस के अपॉइंटमेंट्स करेगा। मुझे नहीं समझ आ रही है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कंट्रोवर्सी आएगी बहुत बड़ी। और नंबर 2 पे ये है कि आजाद अदलिया का तस्वर खत्म हो जाए। डेफिनेट जिस तरह से जाफरी साहब इसमें देखते हैं कि अभी भी इल्जामात लगाए जाते हैं कि ये फलां जज जो है वो एक पार्टी के सपोर्ट कर रहा है, या चीफ जस्टिस के हवाले से भी हमने माजी में भी देखा, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक भी देख रहे हैं कि इसी तरह से जो है वो तजाद और इल्जामात सामने आते हैं। तो आगे इस तरह की जो सिचुएशन होगी उसमें तो ये चीजें मजीद जो है वो इबाहम पैदा होगा जब वहीं पे पार्लियामेंट से ये चीजें जो है वो तैनात की जाएगी। नहीं देखिए, मेरी गुजारिश सुने, ये दुरुस्त बात है कि जो पिछली अमेंडमेंट थी उसके तहत जब जजेस को ये इख्तियार दिया गया, बल्कि उन्होंने उन्होंने भी हासिल कर लिया, तो ब्लू आइड बेबीज आते रहे। लेकिन इसमें तो दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता था, टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट पे या पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब यह है कि उसमें फिर भी मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की ही होती है। बेशक उसमें 12 अरकान होंगे, 8 नेशनल असेंबली से, 4 उसमें जाएंगे सेनेट से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी जो है दैट शुड बी, दैट मस्ट बी इन द हैंड रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता था। ये एक्स पार्टी हो गया एक तरह से। ये ठीक है आपकी बात कि जजेस को भी टोटली इख्तियार नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जजेस फिर पार्लियामेंट्री कमीशन की आरा से इख्तलाफ के लिए रिट पिटीशन फाइल करवाते थे, और इस रिट पिटीशन में जवाब मांग लेते थे, रीजन बताएं, और कभी कोई रीजन असाइन नहीं किए उन लोगों ने किसी बंदे को ड्रॉप करने। तो अल्टीमेटली होता था कि वही जो जजेस की रिकमेंडेशन आती थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, वही जज अपॉइंट होते थे। उसमें नो डाउट कि नेपोटिज्म था, अपने अजीज, अपने शागिर्द, अपने चेंबर फेलोज और बड़े लोगों के, यानी जुडिशरी साइड से बड़े लोगों के अजीज रिश्तेदार एलिवेट होते रहे। लेकिन ये भी थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता फिनोमेना बन जाएगा। मेरा ख्याल है कुछ दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता था, जिसमें थोड़ा बहुत मेरिट भी होता, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अक्सर मेरिट ही होता, और थोड़ी बहुत अगर कोई 19-20 होती तो उसको कोई तरीकाकार होता ताकि उससे निपटा जा सके इन फ्यूचर। ये अभी आई डोंट थिंक इट्स द प्रोसेस और इट्स द प्रोसीजर विच कैन कैरी ऑन इन फॉर अ लॉन्ग टर्म। मेरा नहीं ख्याल। चलें, जैसे भी आगे देख लेंगे। ठीक। अच्छा, इसमें जाफरी साहब दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो इस आईनी तरमीम के मुखालिफिन में से हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके पास क्या ऑप्शंस होंगे इसको अदालतों में चैलेंज करने के हवाले से? वकला तहरीक का भी कहा जा रहा है, तो क्या कानूनी पहलू क्या कहता है, अदालत में क्या क्या ऑप्शंस इनके पास मौजूद है? सर मैं समझता हूँ वकला तहरीक वाला ऑप्शन को खत्म कर दें, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी की वकला तहरीक जो आज तक सारे लॉयर्स के लिए एक रिग्रेट बना हुआ, ठीक है ना। हमारे साथ जो अलमिया रूनुमा हुआ, किसका हीरो हमने बनाया, किस तरह उसके लिए 2-2 साल तक अदालतों का बाइकआउट किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या निकला, हमारे लिए कुछ भी नहीं, वही भयानक सिस्टम। तो इसलिए वकला तहरीक को तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा खदशा या खतरा नहीं है स्टेट को। लेकिन जो पीटीआई है वो यकीनी तौर पर उसे भी अपने थोड़ी नजरसानी करनी चाहिए अपने एटीट्यूड और ट्रेंड पे, क्योंकि उनके यहाँ फ्लैक्सिबिलिटी की बहुत कमी है, लचक नहीं है। वो हर सूरत में जो है ना एक सख्त रवैया अपनाने के कायल है, खासतौर पर खास है। तो इन हालात में कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ना ये कॉम्प्रोमाइजेस का, मकालमे का, डायलॉग का
फिनोमेना इसमें जरूर होने चाहिए। इस तरह नहीं चलता जैसे चल रहा है। वो अपने MNA से और अपने सेनेटर से ले रहे हैं एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपने देखा उन्होंने जिन लोगों के इल्जाम लगाया उनको तो गैलरी में नीचे उसमें पार्किंग में छोड़ के उनको गाड़ियों में से निकाल के लाए ही नहीं। सेंटर जरका और फैसल सलीम, उनको तो नहीं उन्होंने कुछ भी कहा, ना उनको एक्सपोज किया। तो बाकी लोग जो है 3-4 उनके साथ उनको यकीनी तौर पे शोकस होंगे। और देखना यह है कि ये बाद में जो अमेंडमेंट आई है डिसीट होने वाली, इसमें क्या फैसले आते हैं, कैसे आएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे तो वो फैसले चैलेंज होंगे। तो इन द मीन टाइम में टर्नओवर बीत जाएगा। इससे चलें, जब मैं नहीं कुछ कह सकता या आप प्रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। लेकिन उनका पार्टी का राइट है कि उनसे एक्सप्लेनेशन भी कॉल करे और उनके खिलाफ एक्शन भी ले, जो भी लेना चाहते हैं, अगर वो पार्टी की लाइन के खिलाफ गए हैं तो। अच्छा जाफरी साहब, जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में भी हमने इस पे तज़किरा किया, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब भी मौजूद थे, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि इस पे सैर असल गुफ्तगू होनी चाहिए। एक्सपेक्ट भी ये किया जा रहा था कि मजीद इसमें टाइम डिले आ जाएगा, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वो वाला मामला नहीं किया गया। अब जो है वो रिटायरमेंट वाला सिनेरियो भी सामने आ रहा है। कल हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं अपने वक्त के मुताबिक, तो फिर उनके लिए ऑप्शन जो है वो रिटायर्ड जजेस वाली जो कमेटी वाला मामला है उनमें एडअप करने का कहा जा रहा है, या उसमें एडअप किए जाने के इम्कानात है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं जाती तौर पर समझता हूँ एतजाज अहसन साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जिसमें बहुत सैर हासिल तबका भी होना चाहिए था और इस पे मजीद कोशिश और मेहनत भी होनी चाहिए थी कंसेंसस डेवलप करने की। वो तो खैर बिल्कुल नहीं हो सका कंसेंसस डेवलप, हालांकि मौलाना ने काफी कोशिश की थी, लेकिन PTI का रवैया वही रहा। थोड़ा बहुत अमेंड करवा लिया था मौलाना ने, बल्कि काफी कुछ अमेंड करवा लिया था। तो एक तो कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। दूसरी बात ये जो आप ये कही कि कोई लायामल क्या होगा इसमें, उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन मैं तो नहीं कर सकता। आपने क्या सवाल किया था फैक्चुअली मुझे नहीं समझ आई। जाफरी साहब, मैं सवाल ये कर रहा था कि ऑप्शन जो है जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हवाले से। नहीं, वो एडअप होने का तस्वर नहीं, वो तो अब तारीख के धुंधलके में गुम हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि उनका कोई रोल रह गया। आई डोंट थिंक सो। My humble view is that he will be no more in the scenario of the judicial history or judicial process. Alright. जिस तरह से माजी में तैयब महमूद जाफरी साहब को वकला तहरीकों में भी देखा, अहम केसेस में भी जो है वो बिलखुसूस इसमें मुशर्रफ साहब वाला केस हम मद्देनजर रखें, तो तैयब महमूद जाफरी साहब इस आईनी तरमीम के हवाले से कहां पे स्टैंड करते हुए नजर आते हैं? सर, मैं इस तरमीम को किसी हद तक, कुछ नुकात की हद तक सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अक्सरियत की नुकात की हद तक इसको अपोज करता हूँ। और अगर कोई मुझसे बेलाग राय ले तो मैं समझता हूँ कि ये एक ब्रूटल एक्ट था। इसमें दबाव, धांधली, प्रेशर सब कुछ जो है वो जेरे कार लाया गया और इसको प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया अमेंडमेंट्स को। ये एक कंसेंसस के थ्रू या एक पोलाइट जो है प्रोसेस उसके जरिए होनी चाहिए। मैं इसको एक जबरिया मुशक्कती मफहूम देता हूँ इन अमेंडमेंट्स को। मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूँ। साथ नहीं खड़े होंगे। जाफरी साहब, आखिरी सवाल आपसे, इसमें कितने परसेंट अवामी और मुल्की मफाद है और कितने परसेंट पॉलिटिकल मफादात है? पॉलिटिकल मफादात मोर देन 50% है और नेशनल इंटरेस्ट लेस देन 40%। लेस देन 40% नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल। जजेस के अपॉइंटमेंट में अगर देखें ना, जजेस के अपॉइंटमेंट में अगर तो कोई आती है ट्रांसपेरेंसी और गैर जानबदारी, तो वही एक अकेला पहलू होगा जो इस अमेंडमेंट में एक मस्बत पहलू रखता होगा, जिसमें एक पॉजिटिविटी होगी, बाकी नेगेटिविटी है अल्लाह के फजल से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैयब महमूद जाफरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से भी जो है वो इस तरमीम के हवाले से जो नुक्ता नज़र है वो सामने आया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसमें ये 60% तक उसके हवाले से की गई है और 40% नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से की गई है। लेकिन इसमें भी उन्होंने कहा कि गैर जानिबदार अगर उसमें रवैया रहता है जजेस के हवाले से
तो वो एक पहलू बचता है जिसके जरिए से पाकिस्तान के अवाम को या पाकिस्तान के लिए वो मुस्तफीद हो सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये तरमीम वाला जो मामला है बाय हुक और क्रुक ये करवा लिया गया हुकूमत वक्त की जानिब से, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने बात की कि वो बहुत जो है वो सख्त रवैया इख्तियार करते हैं, लचक उनमें मौजूद नहीं है। स्पेशली उन्होंने बानी चेयरमैन ने PTI खान साहब के हवाले से कहा कि उनकी जानिब से किया जाता है, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने कहा कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ने जो है वो मुसवदे में चेंज भी करवाई, लेकिन ये है कि हुकूमत वक्त ने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुश्तरका तौर पर सॉर्ट आउट की जा सकती थी और इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन हुकूमत वक्त ने भी इसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया। शुएब शाहीन साहब इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से भी यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जो वोट इस तरमीम के हक में डले हैं उसमें कोई भी सियासी जमात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती और उनके मुखालिफ खड़ी नजर आती है, बेशक उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हो। बैरिस्टर गोहर खान साहब ने कल जब जो है अमेंडमेंट से पहले मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है और हम आगे मुस्तकबिल में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन शुएब शाहीन साहब ने इस हवाले से कहा कि वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसकी ये राय नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गलत किया, उन्होंने तरमीम के हक में वोट दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफत की है, तो वो काबिल इस्ताइश नहीं हो सकते। और दूसरा इसमें खुरम लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके मुखालिफ वोट देने वाले उनका सियासी करियर बिल्कुल खत्म हो चुका और ये वक्त साबित करेगा। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।